कि व्यापार तथा इसका संगठन, इस टॉपिक की बात करते हैं। हम लोगों ने व्यापार को ऐसे बात किया था कि व्यापार दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार होता है जो एक देश की सीमा रेखा के अंतर्गत किया जाता है, उस व्यापार उसको हम देशी व्यापार कहते हैं। लेकिन जब हम किसी अपने देश की सीमा रेखा से बाहर निकल करके व्यापार करते हैं, यानी वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है और माल बेचता है, उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो विदेशी व्यापार और इसका संगठन, हमारे इस चैप्टर का नाम है विदेशी व्यापार तथा इसका संगठन। तो आज हम लोग सिर्फ विदेशी व्यापार पर ही चर्चा करेंगे, संगठन अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। विदेशी व्यापार के प्रकार की बात अगर करें तो विदेशी व्यापार तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार, तीसरा पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार यानी इंपोर्ट, यानी विदेश से, यानी अपने देश की सीमा रेखा से बाहर, यानी एक देश दूसरे देश से जब वस्तुओं को मंगाता है, तो उसको हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं, आयात व्यापार कहते हैं। दूसरा है निर्यात व्यापार, जब कोई देश अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश को भेजता है या दूसरे देश की वस्तुओं दूसरे देश को बेचता है, अपने देश की सीमा रेखा के बाहर वस्तुओं को भेजता है, तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड या निर्यात व्यापार कहते हैं। तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब है कि हमने किसी दूसरे देश से, मान लीजिए इसको हम इस तरह से समझे, ए, बी और सी तीन देश हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं हूँ, मेरा देश बी है। मैंने ए से कोई वस्तु मंगाया, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक आयात किया, और इसी वस्तु को, जिसका हमने आयात किया है, इसी वस्तु को सी को देते हैं, यानी सी को बेच देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पुनर्निर्यात। यानी कि हम किसी दूसरे देश से वस्तु मंगाते हैं और अपने यूज न करके उसको हम दूसरे देश को दे देते हैं, उसको दूसरे देश को बेच देते हैं, उसको हम पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। तो हमको लगता है कि आप तीनों को का अंतर समझ गए होंगे। आयात क्या, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होती है। अब चलते हैं विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या क्या हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो उसकी प्रमुख विशेषता है, एक तो होता है कि विश्वव्यापी क्षेत्र, व्यापार के लिए पूरा वर्ल्ड, एक पूरा ग्लोब आपका जो है खुल जाता है। आप अपनी वस्तु को पूरे विश्व में कहीं भी बेच सकते हैं, या विश्व के किसी भी देश से कोई भी वस्तु है विश्व में, उसको अपने देश में मंगा सकते हैं। इस तरह से आपका दायरा बढ़ जाता है, क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो हर देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। तो इस चीज की सुविधा से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा एक व्यापार मुद्रा SDR जिसको बोलते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। वो उसके रूप में भी व्यापार करते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं कि एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी अपनी मुद्राओं का, या डॉलर, चूंकि विश्व में सबसे मजबूत अमेरिकी डॉलर माना जाता है, तो उसमें व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो हर देश अपनी मुद्रा को उसमें कन्वर्ट कराते हैं और फिर उससे व्यापार करते हैं। जैसा कि मालूम है कि मुद्रा हमारा विनिमय का माध्यम होता है, तो चूंकि सहूलियत हो, व्यापार में आसानी हो, इसलिए हम सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, या नहीं करते तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो SDR बताया तो उसमें करते हैं, नहीं तो अमेरिकी डॉलर में करते हैं। तो विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। अत्यधिक जोखिम होता है। अगला विशेषता इसकी कि विदेशी, जैसे कि हम अगर बहुत लिमिटेड काम करेंगे तो रिस्क कम होगा। जैसे ही अपना व्यापार का दायरा बढ़ाते जाएंगे, हमारा व्यापार में रिस्क बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ज्यादा रिस्क लिया जाएगा तो लाभ भी ज्यादा होता है। तो इंटरनेशनल व्यापार करने से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से, हमको विदेशी व्यापार करने से रिस्क तो रहता है, लेकिन उससे लाभ भी बहुत ज्यादा होता है। लाभ का रेशियो बढ़ जाता है। फिर होता है बहुआयामी, मल्टीटास्किंग, मल्टी डायरेक्शन होता है, ढेर सारा चीजें मिल जाती है पूरे विश्व में।
किसी भी देश से जुड़ करके व्यापार कर सकते हैं, वहां अपनी वस्तुएं दे सकते हैं और उनकी वस्तुएं ले सकते हैं। इस तरह से चीजें विस्तृत हो जाती है। पक्षकार, इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक आयातकर्ता होता है, दूसरा निर्यातकर्ता होता है। यानी आयातकर्ता वह व्यक्ति होता है, वो संस्था होती है, बिजनेस हाउसेस होते हैं जो वस्तुओं को मंगाने का काम करते हैं। और निर्यातकर्ता होता है एक्सपोर्ट हाउस बोलते हैं, इंपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, इस तरह की चीजें अभी आएगी आपको। तो वो माल भेजने वाला और माल मंगाने वाले। प्रतिबंध, ये है आपकी हालांकि विशेषता क्या कहें, एक तरह से कमी भी हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत आता है कि प्रतिबंध, विदेशी व्यापार, ठीक है हम बात कर रहे हैं कि पूरा स्वतंत्र है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें प्रतिबंधित होती हैं, कुछ अपनी जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जिसको हम सबको नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी बात करें तो जो इस महामारी में के लिए दवा, मलेरिया की दवा को अमेरिका मांग रहा था, तो भारत ने पहले मना किया, फिर बाद में जो है मानवता के नाते उसकी सप्लाई की। तो वही होता है कि कुछ चीजें, दवाइयां, जो महत्वपूर्ण चीजें, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, हम अपने पास अपने यूज के लिए रखें, उसके बाद विदेशों को देंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम लोग जो है त्याग की भावना से काम करते हैं, तो वो चीजें हैं। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई। अब अगला आगे चलते हैं, हम लोग लाभ के बारे में पढ़ते हैं कि विदेशी व्यापार करने से क्या क्या लाभ होता है। पहला है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि विदेशी मुद्रा लेकर के करेंगे क्या। तो विदेशी, अगर हमको विश्व के मार्केट में टिके रहना है, तो जो देश जितनी विदेशी मुद्रा रखेगा अपने पास, वो उतना मजबूत, उतना प्रभावशाली होगा। तो विश्व में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अकाल एवं संकट काल में सहायता होता है। हम अगर, हमारा विश्व के तमाम देशों से व्यापारिक संबंध है, तो मुसीबत के समय में लोग काम आएंगे। हम किसी के काम आ सकते हैं, वो हमारे काम आएंगे। यानी कि हमारा दायरा व्यापक हो गया है। जैसे आज देखेंगे कि विश्व स्तर पर सारा देश एक दूसरे से मदद कर रहे हैं इस महामारी को से बचने के लिए, और कोशिश ये हो रही है कि हर एक देश जिसके पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो संसाधन है, वो एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय, अगर हमारा विदेशी व्यापार के माध्यम से लोगों से संबंध अच्छे हैं, तो संकट काल में, आपातकाल में वो सहायक सिद्ध होगा। फिर आगे अगली विशेषता, आपके अगला लाभ जो है वो श्रम विभाजन का है। श्रम विभाजन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। श्रम विभाजन से आशा है कि जिस व्यक्ति की जिसमें कुशलता हो, उसको वही कार्य करना चाहिए। और मान लीजिए कि हम कोई अनुसंधान करते हैं और उसको कम लागत में, मान लीजिए कि सब लोग इस समय कोरोना की दवा बनाने के लिए तैयार हैं, वैक्सीन बनाने के लगे हुए हैं सब देश। तो कोई देश अगर उसका अनुसंधान कर लेता है, खोज लेता है, तो वो उसी फार्मूले पर आगे बात करेगा, काम करेगा, और वो बाकी लोग उसको लाभान्वित करेगा इंटरनेशनल व्यापार करके। तो श्रम विभाजन की जिसकी जिसमें काबिलियत हो वो वही काम करे और उसमें ज्यादा उत्पादन करे और उसको निर्यात कर दे, और उसकी जो अन्य जरूरतें हैं, जो दूसरा व्यक्ति है, वो उसको पूरा करेगा। आगे है आपका उपभोक्ताओं को लाभ। जो हम एज ए कंज्यूमर, हमको विश्व की अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल जा रही हैं उपभोग करने के लिए, तो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ की जो अच्छी वस्तुएं हैं दूसरे विदेशी उपभोक्ताओं को मिल जाएंगी। इस प्रकार विदेशी व्यापार से पूरे विश्व के लोगों का, पूरे विश्व के उपभोक्ताओं का लाभ होता है। अगला पॉइंट आपका है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब विदेशी व्यापार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा बढ़ती है, तो कुल मिलाकर के पूरे देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय से आशय है कि एक देश अपने समस्त संसाधनों से एक वर्ष में कितना कमा लेता है, वो उसका राष्ट्रीय आय होता है। अगर उसी में हम जनसंख्या से भाग दे देंगे, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, तो प्रति व्यक्ति आय आता है। यानी कि देश के एक व्यक्ति की इनकम कितनी है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी, वो देश उतना ही, वो व्यक्ति उतना खुशहाल होगा, या वो देश, अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब, तो वो उतना ही संपन्न, उतना ही अच्छा देश माना जाएगा जिसका राष्ट्रीय आय अच्छा होगा। तो राष्ट्रीय आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है आपका विदेशी व्यापार। सांस्कृतिक विकास होता है। हम विश्व के तमाम देशों से जुड़ रहे हैं, तो उनके रहन सहन, कल्चर इत्यादि तमाम चीजों से हम लोग जो है मिलते जुलते
जुड़ेंगे और उनके खान पीन के बारे में बात करेंगे, वो आएगा, उनका सामान आएगा, मेरा चीज उनके पास जाएगा। इस तरह से हमारी एक संस्कृति का जो है विकास होता है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण से आशा है कि इंडस्ट्रीज अधिक प्रयोग काम करते हैं तो उसमें लाभ बेनिफिट अधिक होता है, और इस तरह से जो है वो देश ज्यादा प्रगति करता है, प्रगति के पैमाने पर अग्रसर होता है औद्योगिकरण की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो गया, आपका रक्षा के क्षेत्र में हो गया, तो सारी चीजें आदान प्रदान होता है, और इस तरह से एक विश्व बंधुत्व के हिसाब से काम होने लगता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात होता है, अगला पॉइंट हमारा है, ये भी बिल्कुल लाभ वाली बात है। हमने मिल करके ढेर सारा सामान पैदा कर लिया, और हमारे जितने भी देश के अंदर जिसकी खपत है वो पर्याप्त है, उससे ज्यादा मेरे पास वस्तु है, तो क्या करेंगे उसको? तो हम ऐसा मार्केट खोजेंगे देश के बाहर जहां पे उस वस्तु की मांग होगी, और हम उस वस्तु को वहां दे करके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेंगे, और उस विदेशी मुद्रा से हमको जो जरूरत है हम किसी और देश से मंगा सकते हैं। इस तरह से ये आपका विदेशी व्यापार के लाभ हो गए। जहां लाभ होता है वहां कुछ हानियां भी होती हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दोष, कमियां, यानी कि इस विदेशी व्यापार से कमी क्या क्या होता है, क्या कमियां हो सकती हैं तो पहला है पारस्परिक निर्भरता, यानी कि हम अगर विदेशी, पहले क्या है, कोई वस्तु अगर हमको नहीं मिलेगी तो होता कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर हमको किसी चीज का अभाव होगा तो हम उसके लिए अनुसंधान करेंगे और उसको खोज निकालेंगे अपने संसाधनों से। अगर विदेशों सामान मंगा लेंगे तो आवश्यकता पूरी हो गई, तो हम नया सोच नहीं विकसित कर पाएंगे, और इस तरह से जो है हमारी निर्भरता हो जाएगी, हम किसी दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आपका कमी में है दोष, शोषण होने लगता है। जैसे कि किसी देश ने महसूस कर लिया है कि इस देश को हमारी जरूरत है, हमारी वस्तुएं यहाँ पे बहुत खपत है, अगर हम इसको नहीं देंगे तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करेगा कि अपने वस्तु की कीमत बढ़ा देगा, तो हम तो वही मजबूर हैं, तो उसकी बढ़े हुए कीमत उसके शर्तों पे व्यापार करना शुरू करेंगे। इस तरह से शोषण बढ़ने लगता है। विदेशी प्रतियोगिता, एक देश दूसरे देश के प्रति प्रतियोगिता करने लगते हैं कि हमारा माल उस देश में बिके, उसका न मिले, तो वो प्राइस वार शुरू हो जाता है, हम कम कीमत में उसको वस्तु सप्लाई करें या घटिया माल सप्लाई कर रहा है, कुछ तमाम तरह की चीजें। तो विदेशी व्यापार में एक प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है एक दूसरे देश के प्रति। इस तरह से एक अस्वस्थ प्रतियोगिता जन्म लेता है, जो कि अच्छा नहीं है। अर्थव्यवस्था का कुप्रभाव पड़ता है विदेशी व्यापार का, चूंकि हम अगर विदेशी व्यापार पे ज्यादा निर्भर हो जाएंगे, हाँ, उस स्थिति में हमको ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि हमारा आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो, यानी कि हम किसी देश को वस्तु ज्यादा भेजें और वहां से वस्तुएं कम मंगाएं, ऐसी स्थिति में तो ठीक है। लेकिन अगर हम आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, यानी ये विदेशी व्यापार का घाटा हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपका, वो अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत है। देश में वस्तुओं का अभाव, अगला पॉइंट हमारा कमी है, देश में वस्तुओं का अभाव। अगर हम विदेशी मुद्रा कमाने के चक्कर में अपने देश से सारा सामान बाहर भेजते रहेंगे तो यहाँ पे लोगों के लिए नहीं मिलेगा, चीजें उपलब्ध हो पाएंगी, तो ये समस्या आती है कि हम अपना सारा सामान जो है विदेशों को ही भेज दे रहे हैं, हम लोग क्या खाएंगे या हम लोग क्या उपभोग करेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि इसमें होता है कुछ नियम शर्तों से बंधे होते हैं कि अगर किसी देश, एक देश दूसरे देश के प्रति व्यापार समझौता करता है, ट्रेड ट्रीटी करता है, ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो उसमें यह तय होता है कि फला वस्तु इतनी मात्रा में मुझे देना है, आपको इस मूल्य पे देना है। तो उस समय वैसे स्थिति मान लीजिए किसी कारणवश से अपने देश में उत्पादन कम हुआ, फिर भी उनको सप्लाई देना ही देना है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। कृषि प्रधान देशों के लिए हानि है। अब इसके लिए थोड़ा बताते हैं अभी कि क्यों दिक्कत है। पहले आते हैं राशिपातन का आशंका। राशिपातन की आशंका, कई बार ऐसा होता है, राशिपातन से आशा है कि अपने वस्तु का जो उत्पादन मूल्य है उससे कम मूल्य पर बेचना। कई बार होता है कि कोई देश जो है किसी देश में अपना व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए, मान लीजिए कि यही बात कर लें, आइए
मान लीजिए कोई वस्तु है, ये भी मुझे सप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी बी को ए कोई वस्तु दे रहा है, सेम वस्तु सी भी कर रहा है। अब क्या करेगा कि ए सोचेगा कि पूरी तरह से सी को समाप्त करने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि बी हमसे प्रभावित हो जाए और सारा माल हम ही से मंगाएं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, वस्तु की कीमत गिरा देगा। जो इस देश में अगर उसका मूल्य 10 रुपया है तो 8 रुपए में बेचने लगेगा। अगर उसका उत्पादन लागत 10 रुपए आ रहे हैं तो 8 रुपए में वस्तु सप्लाई करने लगेगा। ऐसे में क्या होगा कि ये देश सोचेगा कि अरे चलो हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना क्योंकि घाटा करके नहीं व्यापार कर पाएंगे, तो अपने आप को पीछे कर लेगा। इस तरह से इसको कहते हैं राशि पातन, यानी कि वस्तुओं को अपने उत्पादन लागत से कम पर वस्तु भेजना। तो राशि पातन की आशंका पैदा हो जाती है। उपनिवेशवाद तो प्रोत्साहन, उपनिवेशवाद मतलब सब लोग जानते हो, हम लोग भारतीय लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे, एक तरह से गुलामी जिसको कहते हो आसान शब्दों में। तो वो चूंकि वर्तमान में तो राजनीतिक गुलामी मतलब एक देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से कब्जा जरूर करता है। हर एक देश ये चाहता है। आज के तमाम वर्तमान परिदृश्य में आप लोग सुनते होंगे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रह गया, चीन ने सुपर पावर बनने के लिए कोरोना जैसे वायरस को छोड़ा था, ऐसा है लोग कहते हैं। अब इस पे क्या सत्यता है क्या नहीं कहा सकता, लेकिन ये है कि अमेरिका पूरी तरह से इस महामारी में कमजोर हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती है कि एक दूसरे से आर्थिक व्यापार के माध्यम से महाशक्ति बनने की कोशिश किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर औपनिवेशिक रूप से। जैसे कि क्या है, कभी कोई हमारे देश में पूरा मार्केट चाइनीज सामानों से भर जाता है, तमाम उसका विरोध भी होता है, ये होता है, लेकिन क्या है हम उसके ऊपर इतना निर्भर हो गए हैं, उसकी वस्तुएं सस्ती आती हैं और आसानी से यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से वो पूरे विश्व में कब्जा करना चाहते हैं लोग। तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, विदेशी व्यापार का ये कमी है। अब आइए बात करते हैं हम कृषि प्रधान देश को हानि क्या है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसमें नियम लगता है औद्योगिक इंडस्ट्री, यानी औद्योगिक प्रधान देश जो होता है, उद्योग प्रधान देश होते हैं, उसमें मूल्य वर्धन का सिद्धांत लागू होता है। और कृषि प्रधान देश में मूल्य के कमी का, जैसे मान लो कि गेहूं, एक उदाहरण देते हैं, गेहूं, आटा और ब्रेड। ठीक, गेहूं निश्चित रूप से कृषि में पैदा होता है। कृषि, अगर मान लो कि हमने 10 रुपया किलो गेहूं, उदाहरण के लिए गेहूं का कीमत 10 रुपया है 1 केजी का, पर केजी। आटा आपका जो मार्केट में बिक रहा है वो 15 रुपए पर केजी बिक रहा है। और ब्रेड आपका मान लीजिए 20 रुपया पैकेट है, या 1 केजी का मान लीजिए पैकेट है, तो उसको कर लेते हैं। अगर हमने एक किसान गेहूं पैदा किया और वो जा करके अपने घर में उसकी पिसाई करके रोटी बना के खाएगा तो उसका खर्चा 10 रुपए आएगा। लेकिन अगर वो जाएगा आटा चक्की वाले से आटा खरीद के लाएगा, अपना गेहूं तो अगर बेचेगा तो 10 रुपए में बेचेगा, उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि ये उद्योग है, आटा चक्की उद्योग है, ब्रेड की फैक्ट्री उद्योग है। गेहूं कृषि क्षेत्र में आता है। हमने अपना उत्पादन किया और इंडस्ट्री को बेचा, हमको तो मिला 10 रुपए, लेकिन जब हम इसको खरीदेंगे तो हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आगे जाएंगे, ब्रेड भी खरीदते हैं तो 5 और हो जाएगा। इस तरह से 10 रुपया किलो जो हम गेहूं अपना खा सकते थे रोटी बना करके घर में पीस करके, वो चीजें अगर मार्केट का ब्रेड ला खाएंगे तो हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इसी कहते हैं उद्योगों में मूल्य वृद्धि होता है। जैसे जैसे औद्योगिक वस्तुओं का उपभोग करना लगेंगे हम, तो कृषि क्षेत्र नीचे जाने लगेगा। तो इस तरह से है कि कृषि प्रधान देश को हानि होती है औद्योगिक प्रधान देश से, कि जितने भी आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं वो उद्योगों को बढ़वा देते हैं, और औद्योगिकरण के तहत जो है उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहती है, और विदेशी मुद्रा प्राप्त होने से देश मजबूत होता है। तो हम समझते हैं आज के इस चर्चा में हम लोगों ने बात किया विदेशी व्यापार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आयात निर्यात पुनर्निर्यात क्या होता है, इस पर बात कर लिए, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं उस पर चर्चा हो गया, उससे लाभ क्या होता है वो हो गई,
और दोष क्या है। अब कंक्लूजन कर लें कि ठीक है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, तो क्या हमको विदेशी व्यापार नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक संतुलित तरीके से। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निर्यात अधिक हो, आयात कम हो, यानी व्यापार में एक बैलेंस बना रहे। कभी भी ऐसा न हो कि हम विदेशी वस्तुएं मंगाए जा रहे हैं, अपनी वस्तुओं कम भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कम होगा, बदले हमारी मुद्रा बाहर चली जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए विदेशी व्यापार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी अच्छी वस्तुएं उत्पादित करें और उसको विदेश में बेचने का प्रयास करें।